पाकिस्तान की संसद में तब सन्नाटा छा गया जब पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भारत के खौफ के कारण पाकिस्तान ने छोड़ा था। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के बीच भारत सरकार को लेकर इस तरह का डर बैठा हुआ था कि उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत अभिनंदन वर्धमान की रिहाई कर दी और हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा कि भारत को खुश करने के लिए अभिनंदन वर्धमान को छोड़ दिया गया था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल शुरू हो गई है, लेकिन इसके साथ ही भारत में भी सियासी हमले शुरू हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिना वक्त गंवाए राहुल गांधी को अपने रडार पर लिया और ट्वीट कर कहा, राहुल जी आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे, समझे। असल में तब बालाकोट स्ट्राइक पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए थे। पाकिस्तान के बालाकोट में 26 फरवरी 2019 को भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान आर्मी और वहां की सरकार भले ही हमेशा से सवाल उठाती रही हो, लेकिन अब पाकिस्तान की संसद में इस बात को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भारत और मोदी सरकार को लेकर किस तरह का खौफ था, उसकी जानकारी खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दी है। वहीं पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि भारत के हमले की आशंका से उस समय पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना आ रहा था। बाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था। पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने संसद में दावा किया कि मुझे याद है कि महमूद शाह कुरैशी उस बैठक में मौजूद थे जिसमें इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया था। कुरैशी के पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। हमसे कुरैशी ने कहा कि खुदा के वास्ते आप इसको वापस जाने दें, क्योंकि रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भारत के खौफ के कारण पाकिस्तान ने छोड़ा था। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के बीच भारत सरकार को लेकर इस तरह का डर बैठा हुआ था कि उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत अभिनंदन वर्धमान की रिहाई कर दी और हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए। अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था और इसी दौरान उसका विमान पाकिस्तानी अटैक की वजह से तबाह हो गया था, लेकिन अभिनंदन वर्धमान सुरक्षित बच निकले, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन बाद में भारत के दबाव की वजह से अभिनंदन वर्धमान को सकुशल भारत वापस भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की बदनाम पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई और कहा कि लाइन मत क्रॉस कीजिए, भारत को एक आजाद देश बने रहने दीजिए। असल में ममता बनर्जी की पुलिस की करतूतें ऐसी हैं कि जैसे सारे नियम और कानून का ठेका उसके पास ही हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आम नागरिकों को सरकार की आलोचना करने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। दरअसल दिल्ली निवासी एक महिला को कथित रूप से आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के लिए कोलकाता पुलिस ने समन भेजा था। महिला ने कोरोना महामारी के बीच कोलकाता के भीड़भाड़ वाले राजा बाजार इलाके की तस्वीर शेयर करके लॉकडाउन नियमों को लेकर ममता सरकार की ढिलाई पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि अगर राज्यों की पुलिस इस तरह से आम लोगों को समन जारी करने लग जाएगी तो ये एक खतरनाक ट्रेंड होगा। ऐसे में न्यायालयों को आगे बढ़कर अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की रक्षा करनी होगी, जो कि संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत हर नागरिक को मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता की पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि लाइन मत क्रॉस कीजिए, भारत को एक आजाद देश बने रहने दीजिए। भारत में हर किसी को बोलने की आजादी है। हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में फ्री स्पीच की रक्षा करने के लिए हैं। संविधान ने इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बनाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य आम नागरिकों को प्रताड़ित न करे। 29 साल की रोशनी विश्वास नाम की एक महिला ने एडवोकेट महेश जेठमलानी के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने महिला के उक्त फेसबुक पोस्ट को लेकर कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने को कहा था, जिसमें उन्होंने राजा बाजार इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाए जाने पर ममता सरकार की आलोचना की थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ विशेष समुदाय को लेकर नफरत फैलाने के आरोप में FIR दाखिल की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के काउंसिल R. वसंत ने कहा कि महिला से सिर्फ पूछताछ की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ये किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को धमकाने जैसा है। किसी के खिलाफ इसलिए केस नहीं चलाया जा सकता कि उसने लॉकडाउन के नियमों के ठीक से संचालित न होने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार की आलोचना करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर देश के नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं घुमाया जा सकता है। ये एक नागरिक बोलने की आजादी के अधिकार को धमकाने जैसा है। सरकार के काउंसिल इस बात पर जोर देते रहे कि महिला को पुलिस के सामने पेश होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आप उस महिला से कहना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ लिखने की हिम्मत कैसे हुई। हम उसे समन के नाम पर देश के किसी भी कोने से घसीट सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि महिला को दिल्ली से कोलकाता समन करना परेशान करने जैसा है। कल को कोलकाता, मुंबई, मणिपुर और चेन्नई की पुलिस देश के हर हिस्से में लोगों को समन भेजने जाएंगे, ये संदेश देने के लिए कि तुम बोलने की आजादी चाहते हो तो तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये खतरनाक ट्रेंड है। सरकार के काउंसिल ने इसके बाद बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि कोलकाता पुलिस दिल्ली जाकर महिला से पूछताछ करेगी, इसलिए महिला को जांच में सहयोग करने को कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस पर रजामंदी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को रोकने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार परमबीर सिंह और बॉलीवुड नेक्सस के साथ डी कंपनी की साठगांठ की पोल पूर्व ब्यूरोक्रेट आरवीएस मणि ने खोल कर रख दी है। उन्होंने इस बात के लिए भी आगाह किया कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अर्नब ने मुंबई अंडरवर्ल्ड द्वारा संगठित क्रिमिनल सिंडिकेट की गलत नब्ज को छुआ है, जिसे वैश्विक स्तर पर ड्रग सरगना और आतंकी दाऊद इब्राहिम, कई राजनेताओं, ड्रग और बॉलीवुड नेक्सस द्वारा संचालित किया जाता है। अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल पर हो रहे लगातार हमलों की चर्चा करते हुए आरवीएस मणि ने कहा कि अर्नब और रिपब्लिक टीवी पर कानूनी, आर्थिक और मानसिक तौर से हमले का प्रबंध दाऊद द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मुमकिन है कि उन पर शारीरिक हमला भी हो। इसके पहले गोवा क्रॉनिकल के चीफ ने दावा किया था कि दाऊद की ओर से $50 मिलियन की सुपारी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी को रोकने के लिए दी जा चुकी है। आरवीएस मणि ने गोवा क्रॉनिकल को दिए अपने साक्षात्कार में बताया कि बॉलीवुड और ड्रग्स के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है, जिसका खुलासा करने की हिम्मत अर्नब ने की। वे इस बीच पालघर, बॉलीवुड ड्रग नेक्सस, दिशा सालियान और सुशांत सिंह जैसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा में थे। उन्होंने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग में दाऊद मुख्य शख्स है। रणबीर कपूर, संजय दत्त जैसे बॉलीवुड स्टार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, फराह खान के पति रणबीर कपूर, ये सभी बड़े सितारे अलग अलग समय पर दुबई में मादक पदार्थों की तस्करी करते पकड़े गए हैं। मेरा मानना है कि वे डी कंपनी के कोरियर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ड्रग से मिले पैसों से कश्मीर में आतंकी गतिविधियां संचालित होती हैं। पहले ऐसे आंकड़े 20 होते थे, लेकिन अब इसमें 27 के साथ बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यहाँ आतंकी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। इसके अलावा हाथरस और बेंगलुरु जैसी हिंसा फैलाने के लिए फंड इकट्ठा हुए। परमबीर सिंह को लेकर पूर्व ब्यूरोक्रेट ने आशंका जताई, हो सकता है कि उन्हें और उनकी टीम, जिसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे भी शामिल हैं, को ऐसे स्रोतों से समर्थन मिल रहा हो जिनके कहने पर उन्होंने एक बार एनकाउंटर किया था। इनमें सचिन वजे को तो अर्नब के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। खास बात यह है कि वजे को 2003 में सस्पेंड किया गया था, लेकिन परमबीर सिंह के आते ही उन्हें वापस ले आया गया। आरवीएस मणि ने परमबीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए इसमें बाहरी हस्तक्षेप की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि परमबीर सिंह को साक्षात्कार से पहले कुछ कॉल्स आए थे और वे जानकारी खुद उन्हीं के एक अधिकारी ने दी है। ब्यूरोक्रेट का यह भी दावा है कि उनके द्वारा कही गई सारी बातें पब्लिक डोमेन में सत्यापित हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान के मरून बेरेट्स कमांडिंग ऑफिसर ने मुंबई फोर्ट इलाके में कॉल किया था, जहां मुंबई पुलिस मुख्यालय भी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अलावा कई वीआईपी नंबर्स मुंबई के लोगों को कॉल करते हैं। इसलिए अगर इन सब बिंदुओं को जोड़ा जाए तो रिपब्लिक टीवी पर हमले के तार समझ आते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि परमबीर सिंह खुद ही अपने स्रोतों के आदेशों का पालन कर रहे हैं और खुद ही इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी बात रखते हुए महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाए और परमबीर सिंह पर कार्रवाई की बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भगवा आतंक के नाम पर पुलिस की बर्बरता झेल चुकी साध्वी प्रज्ञा ने परमबीर सिंह की करतूतों के बारे में बड़ी बातें बताईं। उन्होंने परमबीर सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि 3-4 पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया और हिरासत में लेकर उन्हें बेल्ट से इस तरह पीटा गया कि उन्हें वेंटिलेटर तक पर जाना पड़ा।
उनके रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। इतना ही नहीं, साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि जब जब उनकी बेल की बात चली तो न्यायाधीशों तक को धमकी देने का काम हुआ। उन्होंने परमबीर सिंह पर आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत के दौरान पॉर्न वीडियोस दिखाई गईं और उनसे भद्दे सवाल किए गए। साध्वी ने कहा कि वह परमबीर सिंह के षड्यंत्र के विरुद्ध कुछ करने वाली हैं। जिन जिन लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया है उन पर भी केस होगा और उन्हें दंड दिलवाया जाएगा। भोपाल बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर दिवंगत आईपीएस ऑफिसर हेमंत करकरे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। रिपब्लिक टीवी पर एक बातचीत के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर अपनी कैद के दिनों को याद करते हुए कहा, हेमंत करकरे और परमबीर सिंह ने उन्हें हिरासत के वक्त प्रताड़ित किया था। हेमंत करकरे 2006 के मुंबई हमले के बाद आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। रिपब्लिक टीवी से बातचीत के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने बीते दिनों कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने की कार्रवाई पर कंगना का समर्थन किया। प्रज्ञा ने कहा कि कंगना रनौत एक महिला हैं, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ती हैं और उस पर भी बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन जो लोग असत्य से लड़कर आगे आते हैं वो योद्धा कहलाते हैं। हमारा आंतरिक मन उन घटनाओं को याद करके व्यथित होता है और हर कोई उसे याद करके रोता है। जब मैं अपने टॉर्चर को याद करती हूँ तो इस देश को चाहने वाले लोग रोते हैं, हमारा मन पीड़ित होता है। ऐसे लोग जो कानून की वर्दी में गैर कानूनी काम करते हैं उन्हें सर्विस से मुक्त कर देना चाहिए। साध्वी ने कहा कि जब मुझे टॉर्चर किया गया तो मुझे 13 दिन काला चौकी मुंबई में गैर कानूनी तरीके से रखा गया। इसके बाद 11 दिन हम अदालत के आदेश के बाद हिरासत में रहे। इस दौरान 24 दिन में हेमंत करकरे और परमबीर सिंह लोगों के सानिध्य में मुझे तमाम यातनाएं देते रहे। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जब मैंने हेमंत करकरे का नाम लिया तो लोगों ने मुझ पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन सच ये है कि हम शहीदों का अपमान नहीं करते, क्योंकि हमारे घर के ही कई लोग सेना की नौकरी करके शहीद हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने इसके पहले भी आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे पर कांग्रेस पार्टी की शह पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हिरासत के दिनों में उन पर काफी जुल्म किए गए। अखिलेश यादव ने एसपी के विधायकों को तोड़कर मायावती का खेल खराब करने की तैयारी तो पूरी की थी, लेकिन अखिलेश का मोहरा ही पिट गया। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने प्रकाश बजाज को उतारा था, लेकिन उनका नामांकन ही रद्द हो गया और बीएसपी के उम्मीदवार रामजी गौतम का रास्ता साफ हो गया। असल में अखिलेश यादव ने बीएसपी के 7 विधायकों को तोड़कर रामजी गौतम का नामांकन रद्द करवाने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ इसके उलट। राज्यसभा चुनाव में हुई उठापटक और सियासी दांवपेच के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव पर जमकर अपनी भड़ास निकालती नजर आईं। मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश की भी बुरी गति होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने की बात कही। मायावती ने सपा के संपर्क में आए 7 विधायकों को निलंबित कर दिया। मायावती का कहना है कि इन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी यदि वे सपा में शामिल होते हैं। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए हमारी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन उनके परिवार में चल रही आंतरिक कलह की वजह से उन्हें बीएसपी के साथ गठबंधन का अधिक फायदा नहीं मिल सका। चुनाव के बाद उनकी तरफ से प्रतिक्रिया मिलनी बंद हो गई, जिस वजह से हमने रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया। मायावती ने कहा कि मैं ये खुलासा करना चाहती हूँ कि जब हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया था तब पहले दिन से ही हमने कड़ी मेहनत की, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहले दिन से ही सतीश चंद्र मिश्र से कहते रहे कि अब जबकि एसपी बीएसपी ने हाथ मिला लिया है तो मुझे जून 1995 के केस को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की बजाय सपा मुखिया मुकदमा वापस कराने में लगे थे। 2003 में मुलायम ने बसपा तोड़ी, उनकी बुरी गति हुई। अब अखिलेश ने ये काम किया है, उनकी बुरी गति होगी। राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के विधायकों में हुई सेंधमारी पर मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जब हमने समाजवादी पार्टी के व्यवहार को देखा तभी समझ में आ गया कि हमने 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बड़ी गलती कर दी। हमें उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए था और इस संबंध में गहराई से सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया है, यूपी में आगामी एमएलसी चुनाव में सपा के प्रत्याशी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अगर हमें बीजेपी प्रत्याशी या फिर किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना होगा तो भी करेंगे। मायावती ने कहा कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड का मुकदमा वापस लेना बड़ी गलती थी। इससे पहले बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि खरीद फरोख्त समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रथा है। विधायकों के खिलाफ एक्शन पर पार्टी फैसला करेगी। विधायकों ने किसके दबाव में गलत बयान दिया ये उन्हें ही बताना चाहिए। राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में बुधवार को दिन भर चली उठापटक के बीच एसपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया।
बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावकों में ही सेंधमारी कर उनका पर्चा खारिज करवाने की एसपी की रणनीति पर अंततः बीएसपी भारी पड़ गई। इस बीच बीएसपी के 7 विधायक सपा के संपर्क में हैं। विरोध का बिगुल फूंक चुके एक विधायक के मुताबिक 7 विधायकों के अलावा कुछ और विधायक भी सपा के संपर्क में हैं। इसमें से 5 विधायकों ने तो प्रस्तावक के तौर पर अपने साइन होने से ही इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उनका दावा गलत पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। प्रियंका वाड्रा और अजय कुमार लल्लू की वजह से यूपी कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज बैठे हैं। कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने पार्टी से इन्हीं वजहों से इस्तीफा दे दिया। मीडिया को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी में मतभेदों के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस सेल्फ ब्रांडिंग और सोशल मीडिया तक सीमित हो गई है। असल में प्रियंका वाड्रा की हवाई पॉलिटिक्स किसी को समझ नहीं आ रही है और बहुत सारे नेताओं को अब ये साफ लगने लगा है कि प्रियंका वाड्रा जानबूझकर सबको नजरअंदाज कर रही हैं। इन्हीं वजहों से जितिन प्रसाद ने कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर कांग्रेस में बदलाव के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। अन्नू टंडन ने कहा कि वे बीते 15 वर्षों से पार्टी का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब प्रदेश नेतृत्व के साथ कोई तालमेल न होने के कारण उन्हें कई महीनों से काम में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यूपी के उपचुनावों से पहले कांग्रेस को लगे इस झटके से पार्टी में खलबली मच गई है। अन्नू टंडन ने कहा, उन्हें इतना दुख 2019 का लोकसभा चुनाव हारने से नहीं हुआ जितना कि पार्टी संगठन की तबाही और बिखराव देखकर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का नेतृत्व सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत बॉन्डिंग में लीन है। पार्टी और वोटर्स के बिखर जाने से उनको कोई मतलब नहीं है। पूर्व सांसद ने कहा कि नेक इरादों के बावजूद मेरे कुछ सहयोगी और अस्तित्वहीन व्यक्ति मेरा झूठा प्रचार कर रहे हैं। तकलीफ तब होती है जब शिकायत के बाद भी पार्टी का नेतृत्व कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता। मेरी बात पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई। कोई भी विकल्प या आगे का रास्ता नहीं निकल पाया। यूपी और अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता भी असहाय नजर आए। कांग्रेस छोड़ने के बाद अन्नू टंडन किस पार्टी में जा रही हैं? इस पर उन्होंने कहा कि अभी वे अपने सहयोगियों से बात करके इस पर फैसला लेंगी। उपचुनावों से पहले ही मध्य प्रदेश की बाजी कांग्रेस हार चुकी है। अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर पैसा और फिर पार्षद बनवाने का लालच देकर चुनाव मैदान से हटाना चाहते हैं। इस काम में कोई छोटा नेता नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता लगे हुए हैं, जो फोन करके दूसरे उम्मीदवारों को धमकाकर पैसे का लालच देकर चुनाव से अपना नाम वापस लेने की सलाह दे रहे हैं। इस हकीकत का खुलासा खुद समाजवादी पार्टी के नेता रोशन मिर्जा ने किया। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और मिर्जा के बीच हुई बातचीत की एक ऑडियो भी लीक हुई है, जिसमें दिग्विजय सिंह रोशन मिर्जा से कह रहे हैं कि वो चुनाव से नाम वापस ले। और इस लीक ऑडियो में सुना जा सकता है कि कांग्रेस नेता खुद पुष्टि करते हैं कि वह दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। इसके बाद वे कहते हैं, अरे तुम काहे को चुनाव लड़ रहे हो? भाजपा को जिताने के लिए? इस पर मिर्जा मना करते हुए कहते हैं कि वो चुनाव अपने लिए लड़ रहे हैं, भाजपा को क्यों जिताएंगे? दिग्विजय सिंह फिर कहते हैं कि तुम जानते हो चुनाव कैसा होता है, क्यों होता है, तुम क्यों बेमतलब चुनाव लड़ रहे हो? नाम वापस लो, जो भी होगा तुम्हारा ख्याल हम रखेंगे। जाकर मिल लेना सुनील से, लेकिन अभी नाम वापस ले लो। देवेंद्र से भी मिल लो, मत लड़ो चुनाव। दिग्विजय सिंह आगे कहते हैं कि तुम देख रहे हो भाजपा और कांग्रेस किन हालातों में चुनाव लड़ रही हैं, फिर तुम्हें इसमें क्यों पड़ना? सुनील शर्मा से नाराजगी है क्या? इस पर वे कहते हैं, मैं सुनील शर्मा के पास गया था, मैंने उनसे पार्षद के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि तुम आते ही मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो। मैंने चर्चा भी की, उन्होंने मना कर दिया। दिग्विजय सिंह ने इस पर कहा कि जब पार्षदी का चुनाव आए तो बताना, मैं करवा दूंगा, अभी विड्रॉ कर जाओ। मैं तेरे से कह रहा हूँ, मुझसे आके मिल लेना, मैं करवाऊंगा। इस ऑडियो के लीक होने के अलावा रोशन मिर्जा की वीडियो भी सामने आई है। इसमें वे बताते नजर आ रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पास दिग्विजय सिंह ने फोन किया था। रोशन मिर्जा के अनुसार दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, आपको तो चुनाव लड़ना आता ही नहीं। मिर्जा कहते हैं कि चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, आजाद भारत है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और हम भी पार्टी से लड़ रहे हैं। आगे की बात बताते हुए रोशन बेग कहते हैं कि उन्होंने मुझे बोला कि चुनाव मत लड़ो, विड्रॉ कर जाओ।
और पार्षदी का टिकट हम देंगे आपको। लेकिन मैंने कहा, पार्षदी के चुनाव की कोई बात नहीं है। हम सुनील शर्मा के पास भी गए थे, उनसे हमारी चर्चा भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम टिकट नहीं देंगे। रोशन बताते हैं कि चुनाव से नाम वापस लेने के लिए उन्हें लालच भी दिया गया। हालांकि ये दिग्विजय सिंह ने खुद नहीं दिया, कांग्रेस के अन्य 2-3 नेता हैं, उन्होंने कॉल किया था और 10 लाख रुपए देने की बात कही थी, मगर मिर्जा ने मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि वे चुनावों से अपना नाम वापस नहीं ले सकते। उनका कहना है कि उनका जो समाज है उसकी गिनती वैसे भी कहीं नहीं होती। चुनाव में जिन्हें जितने वोट मिल जाएं, कम से कम वे दिखा तो पाएंगे, अपनी बात को तो रख पाएंगे। सपा उम्मीदवार का आरोप है कि जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं की बात मानने से इनकार कर दिया तो उन पर इल्जाम लगाए जाने लगे। उन्हें भाजपा की ओर से खड़ा किया गया है और पैसे लेकर वे खड़े हुए हैं। वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर पाकिस्तान की संसद में खुलासा हुआ, लेकिन सदमे में राहुल गांधी से लेकर भारत के लुटियन गैंग के लोग हैं। इन्हीं लोगों ने अभिनंदन वर्धमान की रिहाई का पूरा श्रेय इमरान खान को दिया था, लेकिन खुलासे के बाद पता चला कि अभिनंदन की रिहाई भारत के खौफ की वजह से हुई। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। जेपी नड्डा ने पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो से साफ है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को भारत के खौफ के कारण छोड़ा था। उस समय पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत उस पर हमला न कर दे। नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वह सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हों, तो वे अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान को ही सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी ही। एक अन्य ट्वीट में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अपने ही सशस्त्र बलों को कमजोर करने की मुहिम में लगी हुई है। कभी उनका मजाक उड़ाती रही तो कभी वीरता पर संदेह करती रही। हर प्रकार की चालबाजी की ताकि सेना को अत्याधुनिक रफाल न मिल सके, लेकिन देशवासियों ने ऐसी राजनीति को नकार कर कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाया। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान के एक सांसद ने पाकिस्तानी संसद में दावा किया कि इमरान खान ने भारत के हमले के खौफ की वजह से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया था। पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक ने नेशनल असेंबली में कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अगर हम विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो भारत रात 9 बजे तक हम पर हमला कर देगा। सांसद अयाज सादिक ने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पीएमएलएन के पीपीपी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा अन्य नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी उस मीटिंग में थे जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान ने आने से ही इनकार कर दिया। बैठक में सेना प्रमुख बाजवा आए थे। उस दौरान वे बेहद घबराए हुए थे, पसीना पसीना थे, उनके पैर कांप रहे थे। लेकिन अपने देश के चंद लिबरल इस घटना के वक्त अपने देश की सेना और सत्ता के साथ न खड़े होकर इमरान खान की तारीफ में गीत गा रहे थे। राजदीप सरदेसाई से लेकर निखिल वागले ने, बरखा दत्त से लेकर राम सुब्रमण्यम तक सबने इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़े थे।